हाँ जी भाई, तो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो है इसे क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और संडे को यानी कि कल एक एक्स्ट्रा क्लास लेके ऑनलाइन ही चाहे देख लेंगे, बात कर लेते हैं अभी। इसका असाइनमेंट करेंगे। इसका असाइनमेंट थोड़ा ज़्यादा चलेगा, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा चल सकता है, तो इसलिए कल लेने की सोच रहे हैं इसको, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में जो नए टॉपिक, हाँ लास्ट क्लास किस चीज़ की टाइमिंग, हाँ ऑनलाइन लूँगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं भी ले लूँ, ठीक वो कहीं से भी ले लूँगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मेन टॉपिक्स पढ़े वो पढ़ा, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है और हमें जो वेट महसूस होता है वो कौन सा वेट होता है, एपरेंट वेट, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन ही बोलते हैं। लिफ्ट के केसेस में वो कैसे वेरी करता है। फिर हम लोगों ने बात की कि कनेक्टेड मोशन क्या होता है, जब दो मासेस को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट थ्रू अ स्ट्रिंग, और बीच में पुली भी होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, कनेक्टेड मोशन। और उसमें हमने एक्सेलरेशन और टेंशन का क्या डिराइव किया था, फॉर्मूला। तो आज हम लोग इसको अगर 2 नाम देते हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 30% हिस्सा है किसके बारे में पढ़ना, फ्रिक्शन, वही बचा है बेसिकली। फ्रिक्शन क्या है, हम सब जानते हैं कि एक अपोजिंग फोर्स है जो कि किसको अपोज करती है, हमारे मोशन को। बट बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं या करना चाह रहे होते हैं, तब भी क्या पैदा होती है, फ्रिक्शन। अगर मैं अलमारी को धक्का मार रहा हूं लेकिन वो नहीं हिल रही है, तो उसके पैर और जमीन के बीच में क्या है, फ्रिक्शन, अदरवाइज वो हिल जाती। हाँ, अगर एक चीज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है, जैसे बेंच, अगर मान लेते हैं सरफेस हॉरिजॉन्टल है, वैसे ये जो कमरा ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा क्योंकि हर घर को थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया जाता ताकि पानी फ्लो हो जाए, जनरली बाथरूम्स को तो बहुत ज़्यादा। तो मान ले, और बनाने वाले के पास 100% परफेक्शन तो होगी नहीं कि उसने इस फ्लोर को क्या बनाया होगा, एग्जैक्टली फ्लैट। तो इसलिए अगर मान लेता हूँ ये कमरा फ्लैट है और इस बेंच की बात करें तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज ना तो ये हिल रहा है और ना ही ये हिलना चाहता है। लेकिन अगर ये कमरा इंक्लाइंड होता तो बेंच नीचे खिसकना चाह रहा होता, बट वो खिसक नहीं रहा है, तो क्योंकि उसके पैर और उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। या मैं इसे धक्का मार रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन है। और अगर मैंने धक्का मारा मूव कर गया तो भी क्या है, तो फ्रिक्शन तब होती है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या करना चाह रहा होता है। फ्रिक्शन के पीछे का रीजन क्या है, तो पुराने जमाने में हम ये मानते थे कि फ्रिक्शन के पीछे का रीजन है इंटरलॉकिंग बिटवीन द इर्रेगुलर सरफेस। यानी कि क्या होता है, कोई भी दो बॉडीज जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है तो देखने में भले ही हमें वो चीजें फ्लैट लग रही होती है, जैसे कि हमारे घर की सबसे फ्लैट चीजों में से एक है मिरर, क्या है, बट वो भी इर्रेगुलर है, क्या है। बाकी इन बेंचेस की या हमारे घर की अलमारियां या जमीन की तो बात आप छोड़ ही दो, तो वो उनके बीच में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, इर्रेगुलर सरफेसेस। और जब दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये इर्रेगुलर सरफेसेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक, क्या हो जाते हैं। और इसी वजह से इसको, इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने की वजह से ही एक फोर्स पैदा होती है जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। बट ये ओल्ड व्यू क्यों है, अच्छा हम किसी भी व्यू को ओल्ड क्यों कहते हैं, जब कोई नया व्यू आया होता है और उसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो इसको हम ओल्ड व्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब अगर इंटरलॉकिंग बिटवीन द इर्रेगुलर सरफेस ही फ्रिक्शन का कारण है, तो दो कांच जो कि सुपर स्मूथ होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर अगर रखा जाए तो उनको तो एक दूसरे के ऊपर बहुत आसानी से स्लाइड करना चाहिए। बट हम सब जानते हैं दो कांच को एक दूसरे के ऊपर अगर रखा जाए तो लगभग नामुमकिन है। एक बेंच जितने कांच को दूसरे कांच के ऊपर रखूंगा और आप अपने अंगूठे से उसे डिस्प्लेस कर दो, ये बहुत मुश्किल काम है, यानी वहां तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो आंसर है, फ्रिक्शन के पीछे का कारण सिर्फ इर्रेगुलर सरफेसेस नहीं है, फ्रिक्शन के पीछे का एक और कारण है और वो है वंडर वॉल फोर्सेस, क्या है, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
जिसका कोई नहीं होता उसका वंडरवॉल होता है। तो इनमें एक अट्रैक्शन होती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं। जितने ज्यादा सुपर स्मूथ सरफेस होंगे उनमें पार्टिकल्स और पास आएंगे और एज अ रिजल्ट वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो सर अब हम पढ़ाई करते वक्त अपने दिमाग में कौन सा व्यू रखें? तो अगर आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आप ओल्ड व्यू रखना, लेकिन अगर आप दो सुपर स्मूथ सरफेसेस को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख रहे हो तो मॉडर्न व्यू रखना। सर अगर मैं कांच की बॉल को एक कांच के फ्लोर पे रोल करवा रहा हूं तो वहां पे क्या फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? आंसर नहीं, क्योंकि कांच की बॉल का सरफेस बहुत कम होता है जो कांटेक्ट में होता है। बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो कांटेक्ट बना पाते हैं, जिसकी वजह से वंडरवॉल फोर्सेस बहुत कम रहती हैं। तो दोनों ही व्यूज अपने अपने जगह अच्छे हैं, बट हम पढ़ाई करते वक्त हमेशा ओल्ड व्यू से ही करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रिक्शन को हमें कम करना है तो क्या करें, किस किस तरीके से फ्रिक्शन को कम करें? चलो पहले बताओ, फ्रिक्शन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हाँ सर है, ये डिपेंड करता है। कई जगहों पे फ्रिक्शन बहुत बुरा है, जैसे कि हमारे पंखे में हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमारी गाड़ियों में हमें इंजन के बीच में फ्रिक्शन नहीं चाहिए, वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन कई जगहों पे फ्रिक्शन बहुत अच्छा भी है, जैसे कि ब्रेक मारना, नहीं ब्रेक लगती, लिखना, है ना, चलना, दौड़ना, इन सब में फ्रिक्शन की बहुत ज़रूरत है। कोई गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाती अगर क्या ना होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। अच्छा गाड़ी चलती कैसे? टायर घूमता है, टायर जमीन को धक्का मारता है कहाँ? पीछे, जमीन उसे धक्का मारती है आगे। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो टायर एक ही जगह पे घूमता रहेगा, जैसे कि आपको पता है बर्फ में होता है। बर्फ में गाड़ी चलाना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, बट होती है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं आपको पता होगा, आइस चेन्स यानी टायर के ऊपर चेन बांध देते हैं, या 4x4 वाली गाड़ियां लेके चलते हैं, या स्पाइक्स आते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है। आजकल बर्फ के लिए अलग टायर्स भी आ गए हैं, है ना। तो वो सब तो चलो बहुत है, लेकिन फ्रिक्शन अच्छा भी है और बुरा भी है। इसलिए फ्रिक्शन को कम भी करना आना चाहिए और ज्यादा भी करना आना चाहिए। कम कैसे करें? सरफेस को स्मूथ बनाओ, बट सुपर स्मूथ भी मत बना देना। सेकेंड, उनके बीच में ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करो। ल्यूब्रिकेंट्स क्या करेंगे? इंटरलॉकिंग को भर देंगे, है ना। और अगर मॉडर्न व्यू समझो तो ल्यूब्रिकेंट्स इनके बीच में आ जाएंगे। तो ल्यूब्रिकेंट, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में नहीं है, पार्टिकल ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट पार्टिकल के बीच में, और ल्यूब्रिकेंट तो मूव कर सकता है, तो फ्रिक्शन वेरी कर जाती है। अगर आप हवा में बात कर रहे हो तो बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर दो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से नोकीला कर दो। बॉल बेरिंग का यूज कर लो। बॉल बेरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कम कर देता है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या रहती है? हमेशा कम रहती है। किससे? स्लाइडिंग से। वो भी हम पढ़ भी लेंगे, बट ठीक है। इसके बाद आता है फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, क्यों, ये हमने पढ़ लिया। नुकसान क्या है इसके, फायदे क्या है? व्हीकल चल पाते हैं, लिख पाते हैं, मिटो पाते हैं, है ना। फायरिंग कॉमेट, जब ऊपर से कोई हेवनली बॉडी धरती की तरफ आती है, जिसको हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं, वो स्टार्स होते हैं क्या? नहीं, वो क्या होते हैं? मतलब जरूरी नहीं है कॉमेट्स हो, कोई जंक भी हो सकता है, कुछ वेस्ट भी हो सकता है, कोई क्राफ्ट हो सकता है, टूटा हुआ था, धरती के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, धरती के अंदर घुस गया। अब अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? वो बहुत तेजी से धरती पे गिरेगा, जलेगा भी नहीं। एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। एक तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और दूसरा वो जलता है तो उसका कम हिस्सा या कुछ भी हिस्सा धरती पे नहीं आता, इससे धरती पे नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके बाद टायर्स में जो छोटे छोटे गड्ढे लगाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, है ना। इसलिए तो आपने देखा होगा पुराने टायर क्यों लोग चेंज करवा देते हैं, या फार्मूला 1 कार रेसेस देखी होंगी आपने, उसमें हर एक लैप या कुछ लैप्स के बाद टायर क्यों बदल रहे हैं? वो ताकि फ्रिक्शन बरकरार रहे और जब वो गाड़ी टर्न करे तो गाड़ी फिसले ना। वो सब तो आपको बेसिक बातें पता ही है ना। नुकसान क्या है? वियर टियर करता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। फ्रिक्शन को कैसे चेंज करें? स्ट्रीमलाइन करो, लुब्रिकेंट यूज करो, बॉल बेरिंग यूज कर लो, ठीक है। मटेरियल की चॉइस भी हो सकती है क्या, है ना। एक अच्छा मटेरियल, एक बुरा मटेरियल फ्रिक्शन को कम, या जैसे कि मुझे दीवार को रगड़ना है तो मुझे फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? अगर मैं सिल्क के कपड़े से दीवार को रगड़ूंगा तो सालों लग जाएंगे बेटा, तो इसलिए वहाँ पे रेगमार यानी कि सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसका फ्रिक्शन ज़्यादा है क्योंकि उसका सरफेस रफ होता है ना, है ना। ठीक है चलो। इसके बाद फ्रिक्शन दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर कोई फ्रिक्शन दो बॉडीज के बाहर लग रही है, जैसे बेंच और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन कहाँ पे है? बेंच और ज़मीन के बाहर है, उनके बीच में है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन है? एक्सटर्नल है। एक गाड़ी ज़मीन पे चल रही है तो कौन से फ्रिक्शन है? एक्सटर्नल। लेकिन वहीं पे अगर हवा के अंदर एक रॉकेट जा रहा है तो हवा के रिस्पेक्ट से फ्रिक्शन इंटरनल है।
पानी में हाथ डाल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो आप, तो फ्रिक्शन इंटरनल है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फ्रिक्शन इंटरनल सिर्फ फ्लूइड्स के लिए हो सकती है। ट्रू, क्योंकि सॉलिड्स के लिए इंटरनल फ्रिक्शन कैसे होगी। चलो एक क्वेश्चन, एक नमक से भरा हुआ कंटेनर है और आप उसके अंदर एक चम्मच को घुमा रहे हो, ठीक है। पहली बात, फ्रिक्शन है कि नहीं है? अब सोच के बोलना प्लीज, बोलना ही नहीं है एक्चुअली, सोच लो फ्रिक्शन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल है तो किसके लिए इंटरनल, किसके लिए एक्सटर्नल है, और अगर एक्सटर्नल ही है तो फिर दोनों की भारी है। आप कह रहे हो शिवा, बताओ बेटा, शिवा किसके लिए इंटरनल है? थोड़ा जल्दी। तो भैया फ्रिक्शन एक्सटर्नल है, क्योंकि ये चम्मच के भी भार होगी और सॉल्ट के क्रिस्टल्स के भी भार होगी, सॉल्ट के क्रिस्टल्स के भी भार होगी, क्रिस्टल्स के तो भारी होगी ना। सोचो अगर मैं कंचे लेता हूं एक कंटेनर में और कंचों में एक डंडे को घुमा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कंचे के अंदर है या कंचे के बाहर है? तो बस कंचे का ही छोटा रूप आप समझ लो एक प्रकार से, सॉल्ट के क्रिस्टल। तो सॉलिड्स में कभी भी फ्रिक्शन कौन सी नहीं हो सकती? इंटरनल नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो कि हमें पढ़ना है, क्योंकि इंटरनल फ्रिक्शन तो हम लोग फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, तो ये कौन कौन सी होती है? स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है? ऐसी फ्रिक्शन जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स मूव करना चाह रहे हैं, मूव कर नहीं रहे, मूव करना चाह रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसी फ्रिक्शन जहां पे ऑब्जेक्ट बस मूव करने वाला ही है। आओ उसको समझते हैं जल्दी जल्दी एक बार। क्या ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाता हूं, लेट से 5 न्यूटन या 10 न्यूटन की, और वो नहीं हिल रहा है, इसका मतलब वो भी क्या लगा रहा है? मैंने उस पर 20 लगाया, वो अभी भी नहीं हिला, इसका मतलब मैंने 50 लगाया, वो अभी भी नहीं हिला, इसका मतलब। लेकिन क्या मेरी फोर्स लगाने की कोई लिमिट है? आंसर नहीं। मैं थक जाऊंगा तो मैं मशीन से लगवा दूंगा। लेकिन क्या उसके और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, क्या उसकी कोई लिमिट है? उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो एक बॉडी अप्लाई कर सकती है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दो, या आसान भाषा में ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स जिसके ऊपर अगर चले जाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, या ऐसी फ्रिक्शन जिस पे ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बॉडी और एक सरफेस के लिए फिक्स्ड होती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगला क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी कर सकती है। ट्रू, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगी? हमने कितनी फोर्स लगाई है ना भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगी? हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है। अब मैंने 10 की तो वो भी कितना करेगा, मैंने 20 करे तो वो भी कितना करेगा, मैंने 50 की तो वो भी कितना करेगा। लेकिन लिमिटिंग तो फिक्स्ड है, समझ गए। अब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू हो गया, कब करेगा वो? जब हम किससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे? लिमिटिंग से ज्यादा। अगर मैं किसी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा? मूव करना। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगी उसे क्या कहा जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत दिन बाद आया आज? क्यों बेटा? किस चीज के नेशनल्स? नेट बॉल के चल रहे हैं अभी भी? खत्म हो गए, चलो वेरी गुड। आई होप आपने अच्छा परफॉर्म किया, वेरी गुड बेटा। चलिए, लेकिन बैकअप भी ले लेने हैं, ठीक है ना? ले लिए? हाँ लो, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस बनाओ, जो ना हो पूछ लेना मेरे से आके, ठीक है? चलिए, तो बेटा कौन कौन से फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट चलने कैसे वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट चलना चाहता है, चल नहीं पा रहा है। लिमिटिंग में चलने, काइनेटिक में चल पड़ा, ठीक है? अब आप बताओ कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, काइनेटिक या लिमिटिंग? लिमिटिंग। मतलब जब पहली बार सवाल पूछते हैं तो बच्चा जनरली आंसर क्या देता है? काइनेटिक। बट काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा थोड़ी सी
ज्यादा होती है, ये आगे आएगा कहीं पढ़ लेंगे। यहां पे लिखा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट, किसके द्वारा लगाई गई फोर्स के हिसाब से, जो अपने एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसके हिसाब से अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट। इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, अप्लाइड फोर्स, यहां पे क्या लगाया, और ये ग्राफ स्ट्रेट ऊपर जा रहा है ना भाई। पढ़ के आते हो ना घर से चैप्टर, हाँ ठीक है। इसके बाद अगर बात करें व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग कम बन पाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपसे याद करो बात की थी कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं तो शुरुआत में वो बहुत मुश्किल होता है, बट एक बार अगर वो मूव कर गया तो उसके बाद मूव करना उसको थोड़ा 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 आसान होता है, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग तोड़ दी और ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो नई इंटरलॉकिंग बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ गए? अच्छा एक बात और, एक अलमारी बहुत दिनों से, ये मैं बात कर रहा हूं जब मैं बहुत छोटा था, मतलब लाइक 5th 6th में रहा हूँगा, उससे भी छोटा शायद, मैं हैप्पी होम पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तब। आप में से हैप्पी में पढ़ता भी? ठीक है। अलमारी को ना हम खिसका रहे घर में, तो हमने बहुत ताकत लगाई, अलमारी खिसकी नहीं, बहुत ताकत लगाई। फिर हमारे मामा जी ने भी हमारी हेल्प करी उसको खिसकाने में, 3-4 लोगों ने धक्का मारा तो वो खिसक गई। लेकिन जब वो खिसकी तो हमने क्या देखा कि दीवार पे और जमीन पे, पहले ना लोहे की अलमारी होती थी घर में, वो वाली अलमारी की बात कर रहा हूं, ऐसे निशान पड़ गए उसके। अब आप बताओ, अच्छा अब हम खिसका रहे हैं तो 2 लोग खिसका पा रहे हैं, पहले मैं तीसरे की जरूरत पड़ी थी। क्या ये जो पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो केस समझा रहे हैं, ये लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है या कुछ और है? कुछ और है, और वो है नहीं, इसका नहीं है, और वो है डिफ्यूजन। क्या है? हम सबको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या करते हैं, डिफ्यूजन, लेकिन सबसे धीरे कौन डिफ्यूजन करता है, सॉलिड। आई होप आपको पता हो, ब्लैक बोर्ड पे अगर आप से लिख दो और कुछ दिनों बाद जाके, कुछ महीनों बाद जाके मिटाओ तो मिटाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि चौक के पार्टिकल बोर्ड में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं इस कमरे में एक अगरबत्ती को जला दूं तो उस कोने पे खुशबू कितने सेकंड में पहुंच जाएगी? मेरे हिसाब से लेस देन 10 सेकेंड्स, 20। सर्दियां चल रही हैं तो 20 ले लेते हैं, चलो, बिकॉज टेम्परेचर कम है। गर्मियों में तो पंखा भी चल रहा होगा, गर्मी भी बहुत होगी, तो लेस देन 10 सेकेंड खुशबू वहां पहुंच जाएगी। इस पूरे कमरे में पार्टिकल को फैलने में लगे सिर्फ 10 सेकेंड। एक बाल्टी में 2 उजाला की बूंद डाल दूंगा तो पूरी बाल्टी नीली हो जाएगी शायद विद इन 5 मिनट्स। तो पूरी बाल्टी में लेकिन 5 मिनट लग रहे हैं, और वहीं पे चौक को 1 फेम्टोमीटर जाने में, 1 पिकोमीटर जाने में महीनों लग गए, बिकॉज सॉलिड्स का डिफ्यूजन स्लो होता है। और वो अलमारी वहां पड़ी हुई थी सालों से, तो पार्टिकल्स क्या होने लग गए, डिफ्यूज होने लग गए। क्या होने लग गए? आई होप आपको पता हो, एक महान इंसान जिनका नाम था ग्राम जी, मुझे सरनेम याद है उनका, ग्राम, मैं ग्राम बेल जी की बात नहीं कर रहा हूं, ग्राम, जिन्होंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दिया था। उन्होंने क्या कहा था, ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर में था, वो डिलीट हो गया। उन्होंने 2 मेटल के ब्लॉक लिए और दोनों को रस्सी से बांध दिया। किससे बांध दिया? छोड़ दिया कुछ सालों तक। सालों बाद क्या खोली, वो मेटल के ब्लॉक चिपके हुए थे। क्या उसके बीच फेविक्विक लगाई, फेविकोल लगाए, क्यों चिपक गए? पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए उसके। समझ गए क्या? रोज हिलाते रहोगे चीजें, जैसे कि मान लो आपने बेंच रोज हिलाया तो फिर थोड़ी ना वो डिफ्यूज होगा। अलमारी रोज हिल रही थी क्या? नहीं, सालों तक नहीं हिली, तो पार्टिकल्स क्या लग गए, डिफ्यूज। तो लेकिन डिफ्यूजन का एग्जाम, अब आप ये मत समझना कि मैंने अपने अलमारी को पहले हिलाया तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई, वो अलग रीजन है। एक ब्लॉक आपने अभी अभी लाके रखा, अब आप उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करो तो कौन से फ्रिक्शन कम होगी? काइनेटिक हमेशा कम होगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव। रस्टिंग इसका रीजन नहीं है, रस्टिंग इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन क्या है? वो डिफ्यूजन है। क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है,
Why kinetic friction is less than limiting friction? Because इंटरलॉकिंग कम होती है जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कितने प्रकार की है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट रगड़ता हुआ जा रहा है तो स्लाइडिंग, और घूमता हुआ जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो इसमें कौन कम होता है, तो आंसर है रोलिंग, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट का जो कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग में तो क्या वो रगड़ता हुआ जा रहा है तो पूरा का पूरा हिस्सा उसका कॉन्टैक्ट में रहता है, लेकिन रोलिंग में क्या होता है, आगे वाला हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा होता है और पीछे वाला हिस्सा कांटेक्ट छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस कम बनेंगे, या कह लो इंटरलॉकिंग कम होगी और फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ये एलकेजी का बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट किए, आपको एक्सपेरिमेंट तो कहना बहुत ही गलत होगा, इसको एलकेजी के एक्टिविटी है ये, जिसमें एक किताब रखते हैं, ऐसे करके मारते हैं, किताब आगे चली जाती है, फिर उसके नीचे पेंसिल रख देते हैं, गोल गोल फिर मारते हैं, बहुत तेजी से आगे जाती है। क्यों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसमें कन्वर्ट हो गई, रोलिंग फ्रिक्शन में। किसमें कन्वर्ट हो गई, सिलेंडर। आपने देखा सिलेंडर को रोल करते हुए, अब तो ये कम हो गया बिकॉज ज्यादातर पाइपलाइन आ गई है और सिलेंडर को रोल करना भी अब मना हो गया, पता होगा, क्योंकि फट जाते थे सिलेंडर, कोई नुकीला पत्थर आ गया तो एकदम से प्रेशर बढ़ता था, सिलेंडर फट जाया करते थे। अच्छा, ऐसे कभी आपने सोचा है कोई भी गैसेस सिलेंड्रिकल चीजों में क्यों भरी जाती है? इसको वो शॉर्ट बनाया था वैसे मैंने एक, कि कोई भी चीज सिलेंड्रिकल कंटेनर में गैसेस क्यों भर रहे हैं। जैसे आपने क्यूब, जैसे आपके घर में जो पानी के ग्लास होंगे वो हो सकता है क्यूब शेप के हों, अलग अलग शेप के हो सकते हैं बेटा, लेकिन गैसेस के सिलेंडर्स हमेशा सिलेंडर ही क्यों होते हैं, सिलेंडर क्यों होते हैं? वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बट क्यों? सही कह रहे हो, बट क्यों? कोई बताएगा? एक बच्चा कह रहा है प्रेशर सेम रहता है, मतलब क्या हुआ इसका? देखो, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, जो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा उसके एजेस होंगे, क्या होंगे? अब दो बातें हैं, पहली बात, एजेस वाली चीजों में सबसे ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, और दूसरी बात, एजेस पे सरफेस एरिया बहुत कम होता है। एजेस पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एजेस पे, जिसकी वजह से आप कंटेनर में गैस तो स्टोर कर पाओगे बट हाई प्रेशर पे नहीं कर पाओगे, हाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपने कभी फ्रूटी के पैकेट पे गंदी हरकत की है, ऐसे करके पटाख मारा है, तो फ्रूटी का पैकेट हमेशा कहां से फटा होगा? कभी फ्रूटी का पैकेट फ्रूटी से नहीं फटा होगा, फ्रूटी से नहीं फटा होगा, वो हमेशा कोने से फटा है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने लात मारी अंदर गैस का प्रेशर बढ़ गया। ये तो शॉर्ट बना सकते हैं एक बार, गैस का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? कोनों पे, एजेस पे ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, वहां पे क्या है, तो प्रेशर क्या हो गया, तो वहां से पड़ता है, इसलिए ऐसा सिलेंड्रिकल शेप रखी जाती है इन चीजों की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन सी फ्रिक्शन कम होती है? इसलिए अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है, हमारे साइकिल के, बाइक के हैंडल्स, उनमें बॉल बेरिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बॉल बेरिंग। समझते हो? पहले क्या हो रहा है भैया, जैसे कि आपके घर में पेन है, पेन के ऊपर ढक्कन लगा हुआ, ढक्कन को अगर आप ऐसे घुमाओगे तो वो स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर। क्या कर रहा है? समझ गए ना? लेकिन अगर उसके बीच में ऐसे छोटी छोटी बॉल्स डाल दें तो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? तो बॉल बेरिंग, ये वन ऑफ दी बहुत खतरनाक डिस्कवरीज में से एक थे। कौन? बॉल बेरिंग। इन्होंने फ्रिक्शन को बहुत कम किया। ठीक है, अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के क्या कानून हैं? सारे कानून आप जानते हो सिवाय एक जिसको सब जानते हो यार, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पे करता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन इसके पीछे हम नहीं है, इसके पीछे हम नहीं है, हम मेनली किसके पीछे हैं? कहां है ही नहीं, वो पीछे ही नहीं है। हाँ, ये क्या क्या लिखा हुआ पढ़ो, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपॉन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ। लेकिन बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है जिसके पीछे हम हैं एक्चुअली में? यस, जो कि चौथा लॉ कह लो आप उसको। चौथा लॉ कहता है कि कौन सी फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लो या फ्रिक्शन कह लो अभी के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। किसके? फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
यानी ये वेट पे डिपेंड नहीं करती, ये नॉर्मल रिएक्शन पे करती है। सर ये तो एक ही बात हुई नहीं, रोजमर्रा के जीवन में ज्यादातर एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे आर किसके बराबर होता है। आपके घर में अलमारी पड़ी हुई, आर mg के बराबर है, बेंच पड़ा हुआ है, mg आर के बराबर है, लेकिन हम सब पढ़ चुके हैं कि आर mg के हमेशा बराबर, तो ये वजन पे डिपेंड है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे करता है। अगर कहीं पे किसी बॉडी का मान लो नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो फ्रिक्शन लगेगी ही नहीं। चलो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल अगर मैं यहाँ पे प्रपोर्शनल का साइन डाके एक को लगा तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगा दिया मैंने, म्यू। क्या लगा दिया? इस म्यू क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम लिमिटिंग के बारे में बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? ये क्या किया इसने? आराम से कर दिया करो यार। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ, या कह लो अभी के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती होगी? नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स एक और चीज पर डिपेंड करते हुए, नेचर ऑफ। तो ये जो म्यू है ये ही एक्चुअली, जिसका नाम क्या रखा हमने? कोफिशिएंट ऑफ क्या? फ्रिक्शन। इसकी जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका रेशो है? फोर्स और फोर्स का। आर भी तो एक फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स का रेशो का है, दोनों ऊपर भी फोर्स नीचे फोर्स, कोई यूनिट नहीं आएगी। अच्छा, अब आप बताओ, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका मतलब सरफेस रफ है, और म्यू की वैल्यू कम है तो इसका मतलब सरफेस स्मूथ है। अब आप गूगल कर सकते हो कि भैया कौन सा सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा है और किसका कम है, उसके हिसाब से आप चीजें डिजाइन कर सकते हो। मान लो आप कहीं पे आपको पता है कि यार नॉर्मल रिएक्शन इतना है, एक गाड़ी है जिसका वजन 1000 किलो है, कितना? तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 10,000 न्यूटन अगर नॉर्मल रोड पर चल रही है तो। अब मुझे कितनी फ्रिक्शन देनी है उसके हिसाब से टायर बनाते हैं, तो फिर मुझे फ्रिक्शन देनी है इसको मान लो 1000 न्यूटन, कितना? और आर कितना है? 10,000। तो म्यू कितना आ गया? 0.1। मैंने गूगल किया 0.1 किसका है, आंसर आ गया एक्स 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 इसका। उनमें से एक को चुन लिया, टायर बना दिए। समझना, टायर ऐसे नहीं बने, मैं कह रहा हूं ऐसे बना सकते हैं। टायर ऐसे नहीं बने थे, टायर तो कब की डिस्कवरी है, वो तो हिट एंड ट्रायल था कि कौन सा मटेरियल का बना है। आपको पता होगा टायर का रबर तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, पता है ना? क्या बनाने वाले थे वो तो? ब्यूना एस गुडियर जी सबसे फ्लेक्सिबल रबर बनाना चाहते थे वो तो गलती से क्या डल गया? कैप्रोलैक्टम, और वो हार्ड हो गया। उन्होंने कहा ये तो बेकार हो गया रबर सारा, आप क्या करेंगे इसका? तो दिमाग में आया कि नहीं नहीं भैया इसका भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लकड़ी के टायर पे चढ़ा देते हैं। पहले लकड़ी के टायर पे पतली सी पट्टी चढ़ा गई थी इसकी, बैलगाड़ी में लगा था ये। अब तो टायर ने अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस कर लिए हैं, बट ठीक है आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल होता है, कहाँ है लेकिन यार 2 पेज गायब हो गए क्या इसमें से? ये भी डिराइव करना पड़ा। नहीं नीचे था एंगल ऑफ रिपोज था यार। कुछ कह रहे हो क्या? कुछ पूछना है क्या किसी को? यहीं पे करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल होता है किसके बीच का? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल होता है किसके बीच का? फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का। यानी कि अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ये इधर जाना चाह रहा है तो क्या फ्रिक्शन इधर लगेगी, और ऊपर क्या लग रहा है अभी फिलहाल? नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जिसको मैं अभी फिलहाल कहता हूं RS, क्या कहता हूं? तो ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसके बीच के एंगल को हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स तो क्या है? थीटा बढ़ेगा। अगर फ्रिक्शन यहां आ गई तो थीटा बढ़ जाएगा, अगर फ्रिक्शन यहां आ गई थीटा बढ़ जाएगा। इसलिए ये कौन सा एंगल कहलाया जा रहा है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा एंगल कहलाया जा रहा है? किसके बीच का एंगल है ये? नॉर्मल रिएक्शन और जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का, उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं?
एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? अगर मैं यहां से थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, अब अगर मैं यहां से tan थीटा निकालता हूं, क्या निकालता हूं? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये कौन है? फ्रिक्शन। और बेस ये कौन है? ये r। आज ही पढ़ा हमने क्या कि फ्रिक्शन क्या है? म्यू आर। क्या r से r कैंसिल हो गया? तो मेरे पास tan थीटा क्या आ गया? म्यू। तो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स म्यू। कितना आ गया? यानी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, और वो है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर नेचर ऑफ मटेरियल रफ है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ट्रू। ट्रू और फॉल्स? आपने जो पहले आंसर दिया उसमें आपने ट्रू बोला, बट वो गलत है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स के बढ़ने से हमेशा थीटा बढ़ेगा? आंसर है नहीं। सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स बढ़नी चाहिए। अगर फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है और आर भी बढ़ रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ गए? पहली स्टेटमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स के बढ़ने से एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नहीं समझे? अगर मैं सिर्फ क्या बढ़ाऊं? फ्रिक्शनल फोर्स, बिना क्या बढ़ाए, तो वह थीटा बढ़ेगा ना। और वो कैसे होगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू आर। अब अगर आप फ्रिक्शन भी बढ़ाना चाहते हो लेकिन आप आर नहीं चेंज करना चाहते तो फिर एक ही तरीका है, म्यू। तो अब आप बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? फ्रिक्शन पे नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पे? क्या मैं बिना म्यू चेंज किए, अगर एक कुर्सी है और जमीन पे पड़ी हुई है, मैं धक्का मार रहा हूं उसको, फ्रिक्शन, उस कुर्सी पे आप आके बैठ गए, फ्रिक्शन बढ़ गया, कम हो गया? लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी बढ़ा है और आर भी बढ़ा है। समझ गए क्या? लेकिन अगर मैं प्लास्टिक की कुर्सी की बजाय, कुर्सी प्लास्टिक के रखूं लेकिन बीच में रेगमार लगा दूं उसके पैरों पे, तो अब फ्रिक्शन बढ़ गई। कैसे बढ़ी? म्यू चेंज होने पे। म्यू बढ़ा दिया मैंने, अब क्या बढ़ेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिख लो कहीं पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, angle of friction is independent, angle of friction is independent to frictional force with respect to change in normal reaction. With respect to change in normal reaction. But it only changes, with change in nature of material, ब्रैकेट में म्यू, विच ओनली चेंजेस विद चेंज इन नेचर ऑफ मटेरियल, ब्रैकेट में चाहे म्यू लिख लो। ठीक है। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन आती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है कितने, पहली बात तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्या है? कितने एंगल पे मैं किसी भी सरफेस को इंक्लाइन करूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइड आ जाए, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन आ जाए, स्लाइड करता हुआ। क्या मैं किसी बॉडी को अगर एक सरफेस पे रखता हूं और धीरे धीरे एंगल बढ़ाता हूं तो क्या
वो एंगल बढ़ाते गिर जाता है या एक सर्टेन एंगल पे गिरता है? कई बॉडीज ऐसी हैं जो जल्दी गिर जाएंगी, कई बॉडीज ऐसी हैं जो लेट गिरेंगी। अगर मैं इस बेंच के ऊपर एक पेन को रखूं और एक किताब को रखूं और रोल ऐसे ऊपर बेंच को ऐसे एक तरफ से उठाऊं तो कोई एक पहले गिरेगा? हो सकता है शायद वो पेन हो, जनरली ऐसा ही लग रहा है, अनटिल अनलेस पेन में ग्रिप नहीं हो। क्या ना हो? नॉर्मल अगर पेन है या स्टाइलस है तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, और किताब लेट गिरेगी या स्लाइड होगी। यानी कि सबका एंगल अलग अलग जो है वो रहता है। तो कितने एंगल पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होता है, या कितने एंगल के ऊपर मैं चला जाऊं कि वो स्लाइड हो जाए, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? अब एंगल ऑफ रिपोज जो है ये पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्यों। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको चावल दूं, क्या दूं, और आप उस चावल से ऐसे टीला बनाओ, क्या बनाओ? अपने हाथ से चावल मुट्ठी में लो और गिरते चले जाओ, बोलो, तो क्या आप उसका टीला बहुत ऊंचा बना पाओगे? क्या होगा? एक बड़े से फ्लोर पे ये काम कर रहे हो आप, क्या होगा? एक लेवल आएगा, टीला बनेगा, उसके बाद वो गिरता रहेगा चावल, क्योंकि जो जैसे टीला बढ़ाता रहेगा क्या एंगल बढ़ता जाएगा, और हम चावल के किस एंगल के ऊपर चले जाएंगे? एंगल ऑफ रिपोज के। अब जो भी चावल उसके ऊपर गिरेगा वो स्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? यही तो रीजन है कि रेगिस्तान में मिट्टी ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले नहीं बना रही, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। लेकिन वहीं पे जो टाइट सॉइल होती है वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना लेती हैं, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी नहीं बना पाती। क्यों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज अभी हम प्रूव करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक ही बात होती है मैथमेटिकली। चलो आओ मान लेते हैं कि ये वो एंगल है थीटा, ये वो एंगल है अल्फा, जिस पे ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, ऑन द। तो इसमें अगर हम डायग्राम को बनाए तो नीचे की तरफ क्या लगता है? mg, ऊपर की तरफ क्या लगता है? r, पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अब मैं इस mg के दो टुकड़े कर दूंगा, एक ये और एक ये। अगर ये अल्फा है तो मैथ्स कहते हैं ये भी क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा। ये क्या हो जाएगा? क्या r mg cos अल्फा के बराबर है? क्योंकि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, तो ऊपर की फोर्स नीचे वाली फोर्स से क्या हो जाएगी? बराबर। आर किसके बराबर हो जाएगा? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, करने वाला है? करने वाला है, कर तो नहीं रहा ना। इसका मतलब mg sin अल्फा भी किसके बराबर होगा? fr के। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए, एक तो r बराबर हो गया mg cos अल्फा के, और fr बराबर हो गया किसके? अब fr की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू r, और r के जगह क्या लिख सकता हूँ? mg cos अल्फा। कैंसिल कर दिया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स म्यू। ये तो वही आ गई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी आई थी। किसकी भी आई थी? सही क्या? ठीक है। कह रहे कूड़े के पहाड़ इतने बड़े कैसे बन जाते हैं? देखो, अगर आपने कूड़े के ऊपर कूड़ा डाला तो अगेन डिपेंड कर रहा है ना कि मटेरियल कौन सा आ रहा है। बोलो, अब कूड़े में तो कोई मटेरियल आ सकता है, तो हमेशा उसका एंगल चेंज हो रहा है। और सेकेंडली एक पहाड़ ऐसा है जिनमें आपने उनको टाइटली पैक किया है, स्लैब्स बनाई है, फिर एक के ऊपर रखा है, जैसे कि बाईपास वाला, वो तो बहुत अलग साइंस है ना। उसमें तो हमने क्या किया, कूड़े को, आपको पता होगा, पहले कूड़े की अलग अलग जगह पे मशीन लगाई और फिर उस कूड़े को एक स्लैब में कंप्रेस किया जाता है। कभी कूड़ेदान के अंदर मशीन पड़ी भी देखी है? क्या करती हैं वो मशीनें? स्लैब्स बनाती हैं, कूड़े की बॉक्स स्लैब्स बनाती हैं, मतलब जैसे आइस स्लैब्स होती हैं, और ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करना क्या हो जाए? आसान। पहले क्या हो रहा था कि सारा कूड़ा यहाँ से वहाँ भेजने में बहुत ज़्यादा राउंड्स लगते थे, समझ गए आप? तो किसी महान इंसान ने सोचा कि हम डीजल पेट्रोल तो बचा ही सकते हैं कम से कम, तो क्या करते हैं, कूड़े को जहाँ हमारे कॉमन सेंटर्स हैं, सबके घर के आसपास होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा करो जैसे करते थे। अब सीधा उसे कहाँ मत डालो? ट्रक में मत डालो भेजने के लिए, पहले से क्या कन्वर्ट करो। ऐसे आप में से शायद हो सकता है कोई समझदार इंसान वैक्यूम पैकिंग करता हो ट्रेवल करते वक्त, है ना। वैक्यूम पंप आते हैं, वैक्यूम पैकिंग होती है जिसमें हम बैग्स, या अमेजोन से टेडी बियर भी ऐसे मिलते हैं, कभी कभार देखा होगा। इतना बड़ा टेडी बियर होता है तो ऐसे डब्बे में लेके आता है एक इंसान, ऐसे थैली फाड़ दो ऐसे खुल जाता है वो, देखा आपने?
तो वो वैक्यूम पैकिंग करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे वो स्लैब्स बना के वो फिर तो वो तो स्लैब्स के ऊपर स्लैब रख रहे हैं, वो तो चाह के भी फ्लो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ। क्या हो गए? बाइंड हो गए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आता है कि जब कोई बॉडी, अभी तक तो वो स्लाइड करने वाली थी, अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि वो स्लाइड कर गई, स्लाइड कर गई, स्लाइड कर गई। तो अब आर तो किसके बराबर था? mg cos थीटा के, लेकिन mg sin थीटा fr के बराबर नहीं होगा। कौन बड़ा होगा? तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगा? mg sin थीटा माइनस fr करूंगा। सही है क्या? तो नेट फोर्स की जगह मैं क्या रख दूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन sin माइनस म्यू आर, fr की जगह मैंने क्या रख दिया? म्यू आर। m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बात है g से क्या होगा? कम होगा। सही है? डन है? ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, लगभग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। देखो, जब हम गाड़ी को टर्न मारते हैं, क्या नहीं, एक सवाल पूछता हूं चलो आपसे, ये वैसे सवाल 9th क्लास के बच्चे ने पूछा था। अब आप देखते हैं आप कितने होशियार हो। सवाल सुनना ध्यान से। बच्चे का कहना है कि अगर मुझे गाड़ी को टर्न करना हो, गाड़ी को, तो मैं अंदर से स्टीयरिंग घुमाऊंगा, गाड़ी टर्न हो जाएगी। लेकिन न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? पर आपने तो गाड़ी के अंदर बैठ के फोर्स लगाई और गाड़ी मूव कर गई। जब ये सवाल मैं हैरान नहीं हुआ है सवाल सुन के, मैं हैरान इसलिए क्योंकि ये सवाल 9th क्लास के बच्चे ने पूछा। ये अलग रोमांटिक माहौल बना। बताओ कोई आंसर देगा? मान लो 9th क्लास का बच्चा आपसे पूछता है, दीदी भैया ऐसे करके पूछता हुआ, और आप आंसर देते तो क्या देते? हाथ खड़ा करो। एक बच्चा देता बस, 2 3 4 5 6 7, और आप दीदी भैया कहा थे बाकी? मान लो निमेश आपसे पूछा किसी ने कि भैया भैया बताओ, क्या बताते आप? गूगल। तो आप इनके पास नहीं है इसका आंसर, मतलब वो बच्चे की रिस्पेक्ट चली जाती है। वो कहता क्या ही लल्लू बच्चा है ये, कैसे पहुंच गया ये 11th क्लास में, ऐसे मन ही मन बोलता वो। गूगल तो कोई भी कर लेता। उसने तो बड़ी उम्मीद से पूछा था आपसे, उसने तो बड़ी उम्मीद से पूछा था आपसे, आपने तो बेटा बदतमीजी कर दी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, पारस बताना चाह रहा है, बताओ। सबसे पहले बताओ, क्या गाड़ी स्टीयरिंग घुमाने की वजह से मुड़ी? आंसर है नो। सोचो दुनिया में क्या ना हो, फ्रिक्शन, तो स्टीयरिंग जितना मर्जी घुमा लो आप। अरे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या स्टीयरिंग घुमाने से कुछ होगा? तो पहली बात तो ये क्लियर करते हैं कि गाड़ी स्टीयरिंग घुमाने से नहीं मुड़ती। गाड़ी स्टीयरिंग घुमाने से नहीं मुड़ती, गाड़ी मुड़ती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। स्टीयरिंग से हम फ्रिक्शन के डायरेक्शन को चेंज करते हैं बस। क्या करते हैं? मैंने क्या घुमाया? स्टीयरिंग किसके साथ कांटेक्ट में? जो कि पारस ने बताया, टायर के। टायर मुड़ गया। क्या मुड़ गया? टायर के मुड़ने से फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल गई। तो फोर्स इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। फ्रिक्शन ने आपको घुमाया, स्टीयरिंग ने थोड़ी ना घुमाया आपको। बात समझ रहे हो? तो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ जो कहता है बिल्कुल सही कहता है। क्या? कि अगर आपने फोर्स कौन सी लगाई है तो ही आप क्या करोगे। आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी अभी हाल ही में, जिसमें कोई लल्लू लोग हैं बेटा इस दुनिया में, जिसने ऐसे गाड़ी बनाई, यहाँ पे चुंबक लगा दी और यहाँ पे स्केल से एक और चुंबक लगा दी, है ना? देखा था? उधर इधर नॉर्थ लगा दिया, इधर साउथ लगा दिया, और कहा देखो ये गाड़ी अपने आप चल रही है। नहीं देखी थी ये वीडियो आपने? देखिए ना, उसमें क्या है, यहाँ पे एक चुंबक का नॉर्थ लगा दिया, यहाँ पे एक चुंबक का। अब ये साउथ तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो गाड़ी को आगे खींचेगा, लेकिन तब तक तो साउथ भी आगे जाएगा बिकॉज ये कनेक्टेड है, तो गाड़ी तो बिना फ्यूल के चलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन पे लोग मिनिस्टर्स को टैग कर रहे हैं।
कि सीखो इनसे कुछ। पेट्रोल इतना महंगा कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियां क्यों नहीं लॉन्च करते? भाई जेन्युइनली लोग टैग कर रहे हैं, लोग इलॉन मस्क को टैग कर देंगे उसमें, मुझे पक्का पता है कि सीख भाई, मस्क भाई क्या कर रहा है यार। तो लोग बड़े लल्लू हैं यार। हम जो इंस्टाग्राम या इन सब पे देखते यकीन कर लेते हैं, आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये फोर्स इंटरनल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? क्या ये चुंबक अब आपका हिस्सा बन गई है? हाँ, अगर मैं चुंबक को बाहर पकड़ के ऐसे घूमूं तो वो गाड़ी इधर आएगी। तो फिर तो ऐसे होगा कि आप अपने कमर पे बड़ी चुंबक बांधो और आपके पीछे गाड़ी और आप भाग रहे हो और फिर गाड़ी आपके साथ आ रही है। ये फिर भी समझ में आ रहा है कि आप फिर भी टैग कर दो कि मिनिस्टर साहब भागो आ गए ऐसे आप। लेकिन ये तो आप उसी का हिस्सा बन चुके हो। तो ये फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल। इससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो अपनी जगह पे रहेगी, आप करके देख लेना। बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा। तो ध्यान रखना कि जब हमें गाड़ी को मोड़ना होता है, तो फोर्स फ्रिक्शन काम आती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी मुड़ेगी। अच्छा, अगर फ्रिक्शन कम हुई तो गाड़ी फिसल जाएगी। बोलो, तो कितनी वेलोसिटी पे हम गाड़ी को मोड़ें कि हमारी गाड़ी फिसले ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग। समझ गए? ये फॉर्मूला निकालने वाले हम सबको पता है, जो साइकिल, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, ऑटो चलाता है उसको पता है कि जब हम मोड़ते हैं तो स्पीड धीरे कर लेते हैं ताकि हम फिसले ना। तो कितनी स्पीड पे हम लोग क्या मारे, टर्न मारे कि हम फिसले ना, ये हम निकालने वाले हैं। ये गाड़ी जो टर्न मारना चाह रही है, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन का होगी, टूवर्ड्स सेंटर होगी। अब बताओ जी, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है फ्रिक्शन से मिलेगी हमें। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, यहां से r की जगह क्या लिख सकता हूं, mg। सब कुछ कैंसिल कर दोगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, √μrg। v मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ यानी मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग क्या होगा, √μgr या μrg। यानी ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ मटेरियल, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक है रेडियस। बड़े से बड़ा रेडियस होगा रोड का तो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी पे टर्न मार पाओगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा वेलोसिटी से टर्न मार पाओगे। और जी तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी पे क्या मारे लेकिन सेम रोड पे ही मारे, तो मैं रेडियस चेंज नहीं कर सकता और मटेरियल भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या ऐसा करूं कि बिना मटेरियल चेंज किए, बिना रेडियस चेंज किए, ऑब्वियस सी बात है एक ऑप्शन मटेरियल चेंज करना और रेडियस चेंज करना है, बट मान लो कि मैं चाहता हूं कि मैं कोल तार का ही इस्तेमाल करूं, उसी की रोड बनाऊं क्योंकि वो अच्छा मटेरियल है, उसमें टायर वायर में आग वाग नहीं लगती। ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ा सकता हूं, ऐसे तो रोड सीमेंट की बना दूंगा, सीमेंट का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, बट टायर में आग वाग लग सकती है, पेट्रोल बहुत खर्च होगा, ओवरऑल दुनिया का ही नुकसान है इसमें। तो क्यों ना कुछ और किया जाए कि बिना आर चेंज किए और बिना म्यू चेंज किए हम मैक्सिमम वेलोसिटी को बढ़ा दें, और उस कुछ का नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। हम रोड को एक तरफ से उठा सकते हैं, इससे आप ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी से क्या मार पाओगे, टर्न। लेकिन रोड को एक तरफ से उठाने से एक तरफ से उठाने से ऐसा क्यों होता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग है वो बढ़ जाती है। आओ जरा समझें। सबसे पहली बात तो जैसे कि ये हमारे पास एक रोड है, हमने इसको पहले क्या था कि रोड क्या थी, एक प्रकार से ऐसे फ्लैट थी। अब क्या करा, हमने उसको एक तरफ से इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया? अब ये डायग्राम को समझना है सबसे पहले। क्या ये आर है? आर के इस बार हमने, अच्छा हमने अभी तो जितनी बार भी इंक्लाइन डायग्राम बनाया आर के टुकड़े कभी भी नहीं किए, लेकिन इस बार हम किसके टुकड़े कर रहे हैं, आर के। आर का पहला टुकड़ा क्या है, आर कॉस थीटा, और क्या है, आर साइन थीटा। नीचे की तरफ क्या लगेगी, फ्रिक्शन, उसके भी दो टुकड़े होंगे, एक कॉस थीटा और एक, बिकॉज अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। कैसे, ये 90, ये 90, ये कॉमन है, माइनस कर दो ये वाला एंगल, तो वो वाला थीटा दे भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। समझ गए? डायग्राम देख लो एक बार, डायग्राम देख लो।
ठीक है, समझ गए। अब ये थीटा एंगल पे हमने इसे क्या किया, बैंक किया। अब अगर बात करें तो यहां पे क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहली बात तो ऊपर की जो फोर्स है वो क्या है, आर कॉस थीटा, और नीचे की एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा हो गया। अब पहले क्या था कि सेंटर की तरफ एक ही फोर्स थी, और वो कौन सी थी, फ्रिक्शन। इस बार सेंटर की तरफ दो फोर्स हैं, एक है फ्रिक्शन का कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का। तो बेसिकली ये नॉर्मल रिएक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट जो है, यही एक एक्स्ट्रा चीज है जो ऐड हुई है, और हमें ज्यादा क्या मिलेगा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब जो ये तो हमने यहां से जो इस वाले इक्वेशन से खोल के आर की रो निकाल ली। अब सेंट्रीपिटल फोर्स पहले सिर्फ फ्रिक्शन के बराबर थी, लेकिन इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स एफ आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा के बराबर होगी। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन एम बी स्क्वायर बाय आर रख दिया, एफ आर की जगह म्यू आर रख दिया, आर कॉमन ले लिया, और जो आर की वैल्यू निकाली थी वो यहां पे पुट कर दी, ये मिला। इसके बाद ऊपर और नीचे कॉस से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर भी कॉस से करूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू। कॉस से साइन tan आ जाएगा, कॉस से कॉस 1 आ जाएगा, और साइन से कॉस tan आ जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v का अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और यहां पे v मैक्सिमम ये आ चुका है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, क्या ये आर जी म्यू से बड़ी है, यस, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और न्यूमिनेटर में 1 में और म्यू में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू म्यू से क्या है, ज्यादा है। अगर ये म्यू से ज्यादा है तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी से ज्यादा हो जाएगी। अब क्या मैं थीटा कितना मर्जी रख दूं, तो आंसर है थीटा किससे कम होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज से, क्योंकि अगर आपका थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, अगर गाड़ी रुक गई उस टर्न पे तो फिसल जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, थीटा बैंक तो करना है, लेकिन एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होना चाहिए, ताकि गाड़ी अगर रुक जाए बीच रोड पे तो फिसल के नीचे ना आ जाए। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज कैसे पता चलेगा, अरे रोड किससे बनी है, कोलतार से। टायर किसके बने, रबर के। उन दोनों के रिस्पेक्ट से क्या निकाल लो आप, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स म्यू। म्यू की वैल्यू आ जाएगी, उससे क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। अगर मान लो वो आया लेट अस सपोज 25 डिग्री, तो इसका मतलब है जो बैंक्ड एंगल होगा वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए। चलो अगला सवाल। बेटा ये आपने आवाज मुंह से ही निकाली थी ना, अच्छा नहीं मुंह से निकाले तो ठीक है। चलो अब आता है ऑप्टिमम वेलोसिटी। क्या आता है, क्या हम बिना फ्रिक्शन के टर्न मार सकते हैं, आंसर है यस, हम बिना फ्रिक्शन के टर्न मार सकते हैं, लेकिन प्लेन रोड पे नहीं मार सकते, क्योंकि प्लेन रोड पे मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग का फॉर्मूला म्यू आर जी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो म्यू क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, तो टर्न नहीं मार पाओगे। लेकिन अगर रोड बैंक्ड है, क्या है, और उसमें म्यू क्या हो गया, 0, तो फॉर्मूला 0 नहीं आएगा, आर जी tan थीटा आ जाएगा। यानी अगर रोड बैंक्ड है तो बिना फ्रिक्शन के भी टर्न मारा जा सकता है, क्योंकि अगर रोड बैंक्ड है और फ्रिक्शन नहीं है तो भी सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो कौन है, लेकिन अगर रोड प्लेन है तो आपको सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं मिलेगी और आप सर्कुलर मोशन में नहीं जा पाओगे। समझ गए। तो कितने वेलोसिटी से हम टर्न मार सकते हैं विदाउट स्किडिंग एक ऐसी रोड पे जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड या ऑप्टिमम वेलोसिटी। उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड या ऑप्टिमम वेलोसिटी। समझ गए, पक्की बात है, डन है। हाँ जी, क्योंकि सेंट्रीपिटल अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हुई, सेंट्रीपिटल नहीं दे पाई तो फिसल जाओगे ना। हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 तो होनी चाहिए। 21 होगी तो और मजा आ गया, 22 होगी तो, लेकिन अगर 19 हो गई तो फिसल जाओगे। तो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, डन है। कल की क्लास बताओ, कल क्या डे है, कल मेरी IIT पे कितने बजे क्लास है, कल शाम को।
शाम को। और टेस्ट कितने बजे तक है? टेस्ट है 11:30 तक। सुबह काउंसलिंग है, वो चलेगी 1:30 2 ही लगा। सुबह 10 बजे क्या ऑनलाइन ले लेता हूँ। सुबह 10 बजे नहीं, 9:30 बजे 11th की मैथ्स की है। फिर शाम सर की यूट्यूब पे लाइव है 11। उसके बाद सर ने 3 बजे और रखी हुई है यूट्यूब वाली लाइव ना सर की, लंबी चलेगी 2 से 2:30 तक चलेगी वो। फिर 3 बजे मैथ्स की सर ने ऑनलाइन रखी हुई है 12th क्लास की। फिर 6 बजे क्या कहते हैं रीफा मैम ने रखी हुई है ऑनलाइन 9th क्लास की हिस्ट्री की। फिर उसके बाद 7:30 बजे आपकी, या तो आप रात को ले सकते हो या 9:30 से पहले। अरे भाई इनकी क्लास तो सुबह 9:30 बजे है ना बस, 9:30 बजे। और इनको उस वाले सेशन में तो बैठना नहीं है। ऑनलाइन है इनकी ऑनलाइन है। कितने बजे? 9:30 बजे लैपटॉप पे लाइव है। 9:30 से 9:30 से 1 घंटा चलेगी। कल कितनी देर की क्लास चलेगी मैथ्स की? 9:30 से कब तक चलेगी ये नहीं बताया। 11 बजे तक तो लगा लो, क्योंकि 11:30 बजे सर की होगी। ये सर से पूछो अभी बात करो, क्या पता बीच में गैप आप ले लो, बात करो। जी सर। एक सेकंड रुको यार। डाउट्स के लिए कितने बजे आओगे? 12 बजे। 1 बजे रख दूँ? 1 बजे रख दो, वो वाला तो खाली रहेगा, वहाँ पे तो आप ले सकते हो। अगर यहीं आ रहे हो तो वहाँ से ले लो, यही भरा रहेगा। वो 1 बजे खाली है? वहाँ कोई नहीं है। ठीक, कल 1 बजे क्लास है हमारी। 1 बजे हम लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे, असाइनमेंट हम लोग करेंगे अपना कंबाइंड, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में असाइनमेंट नहीं कराना चाहता। कल ऑनलाइन क्लास है 1 बजे, लेकिन मैं उसमें असाइनमेंट नहीं कराऊंगा इस चैप्टर का। हम अगला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, फिर दोनों का असाइनमेंट चाहे एक साथ कर लेंगे, क्योंकि जिसको चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है वो नहीं आएगा फिर क्लास में, या अगर है और कोई क्लास है तो रिकॉर्डेड देख लेगा। क्योंकि कल हमारे पास एक ही टाइम है, वो कितने बजे है? 1 बजे। 1 बजे हम इसका अगला चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। ठीक है ना? तो वर्क एंड एनर्जी को रिवाइज करेंगे ताकि जब हम लोग ट्यूसडे को मिलें तो दोनों का असाइनमेंट कर सकें साथ में। ठीक है? और कल हमारा टेस्ट किस चीज़ का है? केमिस्ट्री का। तो सुबह 9 बजे वाले स्लॉट में टाइम है क्या? दोनों भरी गई। कितने बजे तक? 11:30 बजे तक। हमने आपको केमिस्ट्री के पार्ट 1 का टेस्ट दिया है क्या अभी? नहीं दिया ना? चलो पहले वो चेक करके देते हैं, फिर कल नहीं ले रहे हम टेस्ट। ठीक है, जाओ भाई, पीपीटी सेव कर दो।
न्यूटन्स फ्लूइड बोलते हैं इसको। उसको न्यूटन क्यों उसका तो न्यूटन जी का तो लॉ होता ही उसको न्यूटेनियन फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज होता है ना, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है। अब उस फोर्स की वजह से उनके बीच में सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दो लॉ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक सरफेस टेंशन का और न्यूटन जी का सेकेंड लॉ, इसलिए उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कह दिया, और कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। सर आपने टॉर्क की डेरिवेशन नहीं कराई, टॉर्क की डेरिवेशन नहीं कराई। कौन सी डेरिवेशन? ये आर इज इक्वल टू एफ कराई तो थी, वो डबल, किसी कराई थी। जब डबल फोर्स लगाई थी। अब ये पेपर में आई थी तो मैंने तो पता नहीं था तो मैंने एंगुलर मोमेंटम वाले तो आपके स्कूल में ऐसे कराई होगी ना ये वाली, फिर आपको पूछना चाहिए था ना कि ऐसे वाली ये वाली समझा दो, अगर आपके स्कूल में कराई है तो। नाम में तो पता नहीं क्या पता है सब। जब रोटेशनल मोशन करेंगे याद दिला देना, करा दो। और सर जैसे कि लाइक दो सरफेसेस है, लाइक एक इंक्लाइन पे है, एक प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। हमने सेम टाइम पे दो मतलब मटेरियल भी सेम है, लाइक बॉल को उधर से गिराया, बट जो स्लाइडिंग वाली जो ऐसे कर्व फेस है उसमें जल्दी पहुंचेगा क्योंकि वो कम पहुंचते स्लाइड। नहीं, स्लाइड कर्व्ड वाले में जल्दी पहुंचेगा। हाँ उसमें ऐसे कर्व्ड वाले में जल्दी इसलिए पहुंचेगा बिकॉज जो कर्व्ड सरफेस होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा ना। पहले पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी पहुंचेगा। और वो प्लेन वाले में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शन के कारण। हाँ, पोटेंशियल तो होगी नहीं उसके पास। ठीक है मंडे हुआ एक टेस्ट है फिजिक्स का स्कूल में 70 मार्क्स का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं? डाउट लेने कल आपको? नहीं डाउट्स अभी तो नहीं आया ऐसे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो लाइक, क्योंकि 90% पेपर हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का नहीं पूरा सिलेबस का ही है, एंड 90% थ्योरी आता है, डेरिवेशन सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स बस 10-15 नंबर के आते हैं। तो आज फ़ोन मिला दो, 7 बजे मैं आपको ऑडियो के फॉर्म में व्हाट्सएप पर सब भेज दूंगा। 7 बजे सब चैप्टर का चाहिए ना, एक आध का तो नहीं चाहिए, तो अभी कैसे होगा? 7 बजे के आसपास फ़ोन मिला देना, ऑडियो भेज दूंगा। हाइड्रोकार्बन्स के मैकेनिज्म्स आएंगे टेस्ट? हाँ, जो जो कराए हैं सब आएंगे। मेरा क्यों नहीं मिलेगा? उठाए नहीं, ये बोलो ना। अरे मुझे आपसे बात थोड़ी ना करनी है, मैं आपका मैसेज देखूंगा और आपको ऑडियो भेज दूंगा। कॉल कर देना लेंगे पहले। 12 बजे आ जाओ। ट्यूजडे तक चेक करके दे दूंगा ना। फिजिक्स का तो पिछला कुछ चेक करके देना ही नहीं है, तो ट्यूजडे का तो होगा। क्या क्या आया था आपके एग्जाम में? बेटा उस दिन क्यों नहीं आया डाउट लेने? जिस दिन बुलाया था किस दिन बुलाया था? क्यों कल क्यों लेने आपको? क्योंकि खुशी को लेने हैं कल? तो क्या क्या पढ़ लिया आपको भी इस चैप्टर में? इसमें है? कल 12 बजे आ जाओ। कर दी क्या भाई शुरू?